नमस्कार दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बिहार इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम और बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय जीके का तीसरा सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो इससे पहले हम लोगों ने 1 से 80 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे और चलिए 81 से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? काल अशोक के। किसके? काल अशोक। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए आका आका याद रख सकते हैं। पहले में अजातशत्रु, ठीक है, दूसरे क से काल अशोक, तीसरे अ से अशोक और क से कनिष्क। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देख लेते हैं चारों कहाँ कहाँ हुआ था। तो पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। ठीक है, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली, ठीक है, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति की स्थापना सबा कामी ने किया था। कौन किया था? सबा कामी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक एवं छत्र और एकराट कहा गया है? ये जितने भी उपाधियां हैं वो किस सम्राट के हैं? मगध के। ठीक है, तो ये महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक भी रहे हैं यही महापद्मनंद। ठीक है, और उसके अंतिम शासक थे धनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 85 नंबर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो अभी अभी मैंने ट्रिक बताया था, तो उस अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो पहला का हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, दूसरा काल अशोक। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भी अभी हम लोग चारों देख चुके हैं। तो प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह या गिरिब्रिज में, पहला। ठीक है, और दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडलवन कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना महाकश्यप। ठीक है, किसने किया था? महाकश्यप ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा? महापद्मनंद के द्वारा किया गया था। महापद्मनंद के द्वारा किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन, उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जब आक्रमण किया था। ठीक है, तो उस समय अंतिम शासक नंद वंश के कौन थे? धनानंद। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 90 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो मगध की सत्ता किसके? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो पाटलिपुत्र यूनानी दूत मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था, यानी वो पाटलिपुत्रा में कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 315 ईसा पूर्व में। कब आया था? 315 ईसा पूर्व में। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो कौन भेजा था उसको? यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, तो सेलुकस भेजा था। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर।
94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो मगध में भीषण अकाल जो 12 वर्षों का पड़ा था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जिनकी सहायता से उन्होंने गद्दी पाया वही थे, क्या नाम था उनका, चाणक्य विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये यूनानियों से मुक्ति दिलाए थे, ठीक है, इसलिए इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। तो पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन इंडिका पुस्तक में, मेगास्थनीज द्वारा लिखा है, इंडिका पुस्तक में है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, तो मेगास्थनीज आए थे, तो मेगास्थनीज के ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना था, बिंदुसार, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 101 नंबर, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था। किसके शासनकाल में रहता था पिंगल वत्स, तो बिंदुसार के, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में था। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 13वें शिलालेख में, किसमें, 13वें शिलालेख में। और इससे रिलेटेड एक और बात है जो 261 ईस्वी में उन्होंने कलिंग विजय किया था, उसका भी वर्णन 13वें शिलालेख में ही है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो मैंने ट्रिक बताया था, तो बता दीजिए किसके शासनकाल में हुआ था। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा, अशोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो तृतीय, तो त से तृतीय और त से तीस, यानी मोगलीपुत्र तीस किए थे, ठीक है। 5वां, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। कह रहे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, ठीक है। तो 251 ईसा पूर्व में, कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व में। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध के में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कलिंग, 261 ईसा पूर्व में। कब, 261 ईसा पूर्व में, और 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म क्या था, तो नैतिक आचार संहिता। क्या था, नैतिक आचार संहिता था, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अशोक के लेख जो मिले हैं वो चंपारण से मिले हैं, ठीक है, चंपारण से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो नहीं है यानी रुमनीदेही, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवाई, तीनों जगह से उसके स्तंभ लेख मिले हैं, लेकिन रुमनीदेही से नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। तो पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा,
ऑप्शन डी हो जाएगा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस चीज का बना था? ठीक है, तो क्या चीज का बना था? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित है? तो कुम्हरार में, पटना के कुम्हरार में। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा गया है कि उनकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो एरियन के द्वारा। कौन कहा था? एरियन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान। कौन कहा था? फाहियान कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने? तो किसने किया है? मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो किस अभिलेख में? ठीक है, तो भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू स्तंभ लेख में। किसमें? भाब्रू स्तंभ लेख में। 119 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मगध के बाद कौन आए? मौर्य के वंश के बाद कौन आए थे? शुंग, हसीन मासुका सा। ठीक है, हर्यक, शिशुनाग, नंद। ठीक है, उसके बाद मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व और फिर सातवाहन। ठीक है, हसीन मासुका सा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 19 का? बी, शुंग वंश। ठीक है, हसीन मासुका सा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो दोस्तों ये था आज का 40 क्वेश्चन का सेट अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।